एक इंसान जो आर्टिस्ट बनना चाहता था, वो आखिर इतिहास का सबसे खतरनाक तानाशाह कैसे बन गया? ये सफर कैसे तय हुआ? चलिए अडोल्फ हिटलर की शुरुआती जिंदगी में चलते हैं, उसकी नाकामियों को देखते हैं और उन विचारों को समझते हैं जिन्होंने उसे वो बनाया जो वो बना। तो कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के आखिरी दौर के ऑस्ट्रिया से। यहाँ एक नौजवान हिटलर का बचपन दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों के बीच पिस रहा था। उसके अपने माता पिता और यहीं उसके विद्रोही स्वभाव की नींव पड़ी। उसके घर का माहौल ही अजीब था। एक तरफ थे पिता एलोइस, एक बेहद सख्त और गुस्सैल इंसान जिनसे हिटलर खौफ खाता था, और दूसरी तरफ थी माँ क्लारा, जो उसे बेइंतहा प्यार करती थी और हमेशा उसे पिता के गुस्से से बचाने की कोशिश में लगी रहती थी। ये जो खींचतान थी ना, यही उसकी जिंदगी का पहला और सबसे बड़ा संघर्ष था। हिटलर ने खुद इस कड़वे रिश्ते के बारे में कहा है। सोचिए, ये डर, ये नफरत उसके दिमाग में कितनी गहरी बैठ गई होगी, और इसका असर हमें आगे चलकर उसके हर एक फैसले में दिखाई देता है। अब स्कूल की बात करें तो वहां उसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। ग्रेड्स खराब आ रहे थे। पिता की जिद थी कि बेटा सिविल सर्वेंट बने, पर अडोल्फ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे आर्टिस्ट बनना था। पढ़ाई से ज्यादा उसे मजा आता था वॉर गेम्स खेलने में और जर्मन राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें सुनने में। जाहिर है, घर में इस बात पर भी खूब लड़ाई होती थी। तो अब कहानी लिंज से आगे बढ़ती है और पहुंचती है वियना, जो उस वक्त साम्राज्य की चमक दमक वाली राजधानी हुआ करती थी। हिटलर यहाँ पहुंचा था अपने आर्टिस्ट बनने के सपने को पूरा करने, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शहर उसे कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी, गुमनामी और बहुत कड़वे सबक देने वाला है। उसका लक्ष्य एकदम साफ था, किसी भी तरह वियना की मशहूर एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना है। माँ का आशीर्वाद साथ था, आंखों में बड़े बड़े सपने थे। उसे लगा था कि बस यही वो जगह है जहां उसकी जिंदगी बदल जाएगी। पर वियना में जो हुआ उसने उसे तोड़ कर रख दिया, और ये सब हुआ बहुत तेजी से। 1907 एकेडमी ने एडमिशन देने से मना कर दिया। उसी साल उसकी माँ, जिनसे वो बेहद प्यार करता था, उनकी कैंसर से मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा झटका था। फिर अगले साल एकेडमी ने उसे दूसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया, और 1909 तक हालत ये हो गई कि सारे पैसे खत्म हो गए और वो सड़कों पर आ गया, बेघर। वियना की उन्हीं सड़कों पर जब वो नाकाम और बेसहारा घूम रहा था, तब उसने अपनी जिंदगी का पहला पॉलिटिकल लेसन सीखा। उसने देखा शहर के मेयर कार्ल लुईगर को। वो आदमी बड़ी होशियारी से यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाकर वोट हासिल कर रहा था। हिटलर ने यहाँ एक चीज गांठ बांध ली कि नफरत एक बहुत ताकतवर पॉलिटिकल हथियार हो सकती है। और फिर एक और शख्स का उस पर असर हुआ, शायद और भी गहरा। नाम था जॉर्ज वॉन शॉनेरर। ये एक कट्टर राष्ट्रवादी था जिसका मानना था कि सारे जर्मन लोगों को एक देश में रहना चाहिए। आपको पता है, ये जो हेल सैल्यूट है या फ्यूरर यानी लीडर का कॉन्सेप्ट, ये सब शॉनेरर के विचारों से ही आया था। ये तो जैसे नाजी आइडियोलॉजी का पूरा ब्लूप्रिंट ही था। तो वियना में हिटलर की जिंदगी बिना किसी मकसद के कट रही थी, और तभी पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये जंग उसके लिए जैसे एक नई उम्मीद लेकर आई। उसे वो मकसद मिला, वो पहचान मिली जिसे वो कब से ढूंढ रहा था। जब जंग का ऐलान हुआ तो उसका रिएक्शन देखने वाला था। वो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के लिए नहीं लड़ना चाहता था जिसमें कई अलग अलग नस्ल के लोग थे। नहीं, वो जर्मनी के लिए लड़ना चाहता था। इससे पता चलता है कि जर्मन राष्ट्रवाद उसके अंदर कितना गहरा था। ये जंग उसके लिए एक पर्सनल मिशन बन चुकी थी। आर्मी में उसे एक मैसेज रनर का काम मिला, मतलब एक जगह से दूसरी जगह खबरें पहुंचाना। काम खतरनाक तो था, गोलियों के बीच से गुजरना पड़ता था, लेकिन एक बात है, जैसा कि बाद में प्रोपोगेंडा में दिखाया गया, वो हमेशा फ्रंट लाइन पर नहीं होता था। फिर भी अपनी सर्विस में उसने बहादुरी दिखाई और उसे 2 बार आयरन क्रॉस मेडल मिला। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक सैनिक के तौर पर यह उसकी पहचान बन गई और वो हमेशा इस पर गर्व करता था। उसका जो सबसे बड़ा मेडल था, आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास, वो उसकी रैंक के किसी सैनिक को मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जानते हैं उसकी सिफारिश किसने की थी? ये सिफारिश की थी उसके एक सीनियर अफसर ने, जो खुद एक यहूदी थे। है ना अजीब बात? जिस इंसान ने उसे इतना बड़ा सम्मान दिलवाया वो यहूदी था। ये फैक्ट हिटलर की कहानी को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। अब आता है वो मोड़ जो हिटलर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना, युद्ध का अंत। इसी एक लम्हे ने एक सिपाही को एक जुनूनी राजनेता बना दिया,
और यहीं से उसके नए मिशन का आगाज हुआ। अक्टूबर 1918 जंग अपने आखिरी पड़ाव पर थी। हिटलर उस वक्त फ्रंट पर नहीं था। एक ब्रिटिश मस्टर्ड गैस अटैक में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी और वो जर्मनी के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में था। और वहीं उस हॉस्पिटल में उस तक वो खबर पहुंची जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। जब उसे पता चला कि जर्मनी ने सरेंडर कर दिया है तो वो टूट गया। उसके लिए ये हार नहीं, ये एक धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसे वो कभी भूला नहीं। और इसी गुस्से ने, इसी नफरत ने उसके आगे का रास्ता तय किया। तो इस धोखे को जस्टिफाई करने के लिए एक थ्योरी फैलाई गई, पीठ में छुरा घोंपने की कहानी। हिटलर और उसके जैसे लाखों राष्ट्रवादियों ने इस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। थ्योरी ये थी कि जर्मन सेना तो हारी ही नहीं, उसे तो घर के ही गद्दारों ने हरवाया है। और ये गद्दार कौन थे? यहूदी, समाजवादी और नेता। तो हॉस्पिटल के उसी बेड पर जब वो कुछ देख नहीं पा रहा था, उसे अपना मकसद साफ दिखाई दे गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो पॉलिटिक्स में जाएगा और जर्मनी को इन गद्दारों से बचाएगा। जैसा कि उसने बाद में खुद कहा, बस यही वो लम्हा था। एक फेल आर्टिस्ट, एक हारे हुए सिपाही की कहानी खत्म हो चुकी थी और जन्म हुआ था एक ऐसे पॉलिटिशियन का जिसके दिमाग में जर्मनी के लिए एक खतरनाक प्लान तैयार हो रहा था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा करती है कि कैसे एक इंसान की पर्सनल फेलियर जब समाज में पहले से मौजूद जहरीली सोच के साथ मिल जाती है तो वो इतिहास का रुख मोड़ सकती है और एक भयानक तबाही ला सकती है।